नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि विदित है, पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे उच्चारण स्थानों के, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। पाणिनि के द्वारा जो विभेद किया गया था वर्णों का, उसकी बात की थी, और उसके बाद में अपन बात कर रहे थे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। अर्थात अपन ये कह रहे थे कि जो भी अपने वर्ण है, चाहे से वो स्वर हो चाहे से वो व्यंजन हो, उसका उच्चारण किस भाग से होता है, मुंह के किस भाग से होता है, जिह्वा से होता है, दंत से होता है, नासिका से होता है, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। उसी क्लास को आगे विस्तार देते हुए हम आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ अपन ने छोटा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर 1 पे सूत्र पे बात की थी अपन ने, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। यहाँ मैंने कहा था कि जैसे मैंने टोटल उच्चारण स्थान बताए सामान्यतया 7, और पाणिनि का अगर विभेद पूछे कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है पाणिनि के अनुसार, तो मैंने कहा था 8, और वो 8वां रखा था उरस। उसके बारे में मैंने कहा था आपसे कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे है में जो भी वर्ण मिले हुए होते हैं जिनका उच्चारण हृदय पे प्रेशर पड़ने से होता हो, बस वो ही सारे क्या कहलाते, उरस वर्ण कहलाते हैं। यहाँ अपन बात करें सूत्र नंबर 1 की अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसके लिए मैंने कहा था कु का मतलब पूरा वर्ग होता है, क वर्ग, क ख ग गंग है, और फिर उसके बाद में है, और फिर विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, अतः इन्हें कंठनीय वर्ण कहा जाता है। फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी इचु यसानाम तालुहु। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब भी मैं बात करूँ तो एक श्रवण यहाँ साथ रहता है। जैसे ए का श्रवण आ होता है, जैसे ई का श्रवण ई होता है, तो इसको संकेत नहीं देता, आप खुद को ही समझना है कि जहाँ ई आया तो दीर्घ ई भी आएगा। यहाँ पर अपन ने बात की थी कि ई चू का मतलब च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ मैंने कहा था कि री है, अब ये री ऋष्व और दीर्घ दोनों प्रकार का होता है, ध्यान रखना, मैंने बताया भी था। तो इस री का मतलब ऋष्व और दीर्घ दोनों ही है। टू का मतलब टवर्ग होता है, और उसके बाद में र है, और उसके बाद में श है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ सबसे पहले स ये वाला, फिर है मूर्धन्य, और अब लास्ट में आएगा वो दंत्य आएगा। तो ध्यान रखना स का क्रम ये वाला ही होता है। जब पूछ ले कि आप बताओ स का क्रम ये वाला है तो क्यों है, तो कहना कि पाणिनि की जो वर्ण व्यवस्था में उच्चारण स्थान रखा है, उन उच्चारण स्थानों में ही स का क्रमशः प्रयोग हुआ है, अतः अपन भी कह सकते हैं कि स का क्रम में ये होता है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। ध्यान रखना है, सूत्रों की संख्या 11 है, उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है, और पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होते हैं। नंबर 4, ऋतुलशानाम दन्तः। ध्यान रखना है, नंबर 4 पे है अपना सूत्र ऋतुलशानाम दन्तः। यहाँ इसका भी अपने को विभेद या व्याख्या करनी है, और व्याख्या में अपन लिखते हैं, एक तो लृ हुआ। अब ध्यान रखना है आपको इस लृ का, जैसे मैंने कहा कि ए का मतलब ए और आ होता है, ई का मतलब ई और ई होता है। फिर मैंने कहा री का मतलब री और री होता है। वैसे ही यहाँ आप लोग ये मतलब मत निकाल लेना कि लृ और लृ होता है, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में छोटी सी एक बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि एक लृ है। जब वर्ण लिखे थे मैंने कहा था लृ है। पाणिनि की वर्ण व्यवस्था में मैंने कहा था आपसे कि जो लृ है वो या तो ऋष्व होता है और या प्लुत होता है, अर्थात यहाँ दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ का अभाव होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसका अभाव होता है, दीर्घ का। तो यहाँ केवल दृ जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें दीर्घ रूप नहीं होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में तू है
और तू का मतलब होता है त वर्ग, और त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न, ये वाले वर्ण होते हैं टोटल। फिर उसके बाद में है ल, और फिर उसके बाद में है स। अब ध्यान रखना तीसरे वाला जो से बात करते हैं अपन दंत्य से की, क्योंकि से के क्रम में डायरेक्ट लिखते हैं से। सबसे पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य, और फिर हो गया कौन सा हुआ, ये वाला जिसको अपन बोलते हैं स्लेट वाला। ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, सरकार हुआ, स्लेट हुआ। लेकिन ध्यान रखना इसको जब भी पूछा जाए कि से कौन सा है, तो ये स्लेट वाला और सरकार वाला नहीं बताना, आपको डायरेक्ट कहना है कौन सा से है, दंत्य से, कौन सा से है, तालव्य से है, कौन सा है, मूर्धन्य से है। यही तो से की 3 कैटेगरी होती है। और ये से का सिस्टम चलता है अपने संधि में भी, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना, से ये वाला क्रम। और आगे भी व्यंजनों में भी अपन बात करते हैं, तो उनमें भी जो क्रम होता है वो भी एक सूत्र के माध्यम से अपन बताएंगे, क्योंकि एक पूछा हुआ क्रम है ये व र ल, ये भी ध्यान रखना है। इसका क्रम यही होता है, व्यंजन में अलग होता है, बाकी पाणिनि का क्रम यही है। ठीक है। यहाँ जब बात करते हैं पंद्री, तू का मतलब तय वर्ग, त, थ, द, ध, न, और फिर उसके बाद में ल, और फिर स। इन वर्णों का उच्चारण दंत के द्वारा, ध्यान रखना है, मतलब दांतों के द्वारा होता है। अतः इन्हें दंतनीय वर्ण कहते हैं, अतः इन्हें दंतनीय वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ डायरेक्ट लिखा है दंता, दंता का मतलब दांतों के द्वारा। अब दंता हमेशा बहुवचन का ही होता है, एक दांत से कोई उच्चारण नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, दंत के द्वारा मतलब सारा जो दांतों का जो समूह है उसके द्वारा, अर्थात दांतों के द्वारा ही इसका उच्चारण होता है। कौन कौन से वर्णों का, ली का, फिर तू का मतलब तय वर्ग है, त, ध, ध, न, ल है, श है, इन वर्णों का। अगर आपको किसी वर्ण के ऊपर कन्फ्यूज हो तो ध्यान रखना उसका साक्षात प्रमाणीकरण कर लेना। जैसे मैं कहूँ यहाँ दांतों की बात कही है, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये दांतों से उच्चारित होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि इनका प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये तो है नहीं कि अपने खुद के दांत तोड़ के कुछ उच्चारण करेंगे। तो अपने जो भी घर में अपने दादाजी वगैरह है, ऐसी कोई कैंडिडेट है जिसके दांतों का अभाव है या 2, 4, 5 दांतों का अभाव है, फिर उनसे कहना कि ये वाले वर्ण एक बार उच्चारित करके बताइए, तो वो स्पष्ट ध्वनि नहीं निकाल सकते। बस यही बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ से जिस अंग से ध्वनि निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। जिसके दांत नहीं है वो शार्प नहीं बोल सकता, जिसके दांत नहीं है वो शार्प नहीं बोल सकता। ध्यान रखना है, शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता, लय भी नहीं हो सकता, त, ध, ध, न भी नहीं हो सकता। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, तभी जाकर के यहाँ इनके कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे कि ये वर्णों का उच्चारण होता है वो कैसे होता है, किस आधार पर होता है। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं की जाती है। ध्यान रखना नंबर 4 का सूत्र है लृतु लशानाम दंता, लृतु लशानाम दंता। एक चीज विशेष यही ध्यान रखना है कि इन सूत्रों का जो क्रम होता है वो क्रम कभी नहीं तोड़ना है आप लोगों को, क्रम के आधार पर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट सूत्र की अपन बात करते हैं नंबर 5 की, और आपको पता होना चाहिए कि नंबर 5 का वर्ग कौन सा होता है, पै वर्ग। कौन सा होता है, पै वर्ग। और जब पै वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ सूत्र होगा उ पु पद मा नी या नाम। उपपद मानिया नाम औष्ठव, औष्ठव। यहाँ इसको संधि करके भी अपन लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। सूत्र का नाम है उ पु पद मानिया नाम औष्ठव। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, एक थोड़ी सी विशेष बात है। यहाँ कु चु टू तू पु, यहाँ इतनी बातें कही मैंने आपको कि कु हुआ, चू हुआ, टू हुआ, तू हुआ, पू हुआ, लेकिन यहाँ पू तो है वो थोड़ा सा अलग है, दीर्घ वाला है। क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ श्रवण दीर्घ संधि हुआ है, एक उ और एक उप। ध्यान रखना है, एक उ और एक दूसरे वाला उ।
ये दोनों जब उ और उ मिलता है तो कौन से वाला होगा, दीर्घ वाला रूप बनता है, दीर्घ वाला रूप बनता है। ये वाली ध्यान रखना है, इसीलिए इसको बड़ा कर दिया गया है। यहाँ जब बात करते हैं, जब यहाँ बात करते हैं अपने किसकी, इसकी व्याख्या की, किसकी व्याख्या की। जब व्याख्या की बात करते हैं अपन तो सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ एक हो गया उ, एक हो गया पू, और पू का मतलब पै, फै, बै, भै, मै, ये हो गए 5 वर्ण। फिर उसके बाद में उपदमानीय, उपदमानीय, उपदमानीय का मतलब समझो थोड़ा सा। अर्ध विसर्ग 2 कैटेगरी का होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी थोड़ा सा आके, अगर किसी को नहीं पता है तो पहले वाला एक बार वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि जो अर्ध विसर्ग होता है, ये पूरा विसर्ग है तो इसका आधा वाला हो गया अर्ध विसर्ग। ये अर्ध विसर्ग 2 तरह का होता है, एक जिह्वामूलीय, एक होता है जिह्वामूलीय और दूसरा होता है उपधमानीय। यही बात आप लोगों को बताई थी मैंने, जब भी अर्ध विसर्ग क और ख के साथ हो तो वो तो कहलाता है जिह्वामूलीय, और जब भी अर्ध विसर्ग प और फ के साथ हो तो वो कहलाता है उपधमानीय। इसका प्रयोग तो क्या है, जब आगे संधि चलेगी अपने तो उस संधि में ही इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना है, इसका संधि में ही प्रयोग होता है। वैकल्पिक रूप भी बनते हैं इसके, लेकिन फिलहाल आपको यही समझना है, यहाँ क और ख के साथ जिह्वामूलीय, यहाँ प और फ के साथ उपधमानीय। अगर ज़्यादातर कैंडिडेट के ये संशय होगा कि सर ये क्या पै और फै ही होना चाहिए कि पै वर्ग के दूसरे भी वर्ण होने चाहिए, इसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना ही रखना है कि पै और फै है वो केवल 2 ही वर्ण है जिनको उपधमानीय माना जाता है। जब अपन यत्न विवेक की बात करेंगे, यत्नों की जब अपन बात करेंगे तब जाकर के ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि 2 ही वर्ण है और 2 ही क्यों रखे गए हैं, ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है आपको कि एक जिह्वामूलीय अर्ध विसर्ग होता है और एक उपधमानीय। दोनों की बात की जाए तो क और ख के साथ जिह्वामूलीय और पै और फै के साथ उपधमानीय। तो यहाँ उपधमानीय वर्ण की बात करें तो ये हो गया आपका अर्ध विसर्ग युक्त पै और ये फै। बस इसे ही कहते हैं, बोलो, इसे ही कहते हैं अपन उपधमानीय। डायरेक्ट ध्यान रखना है, ऊ है, अब ऊ का भी तो श्रवण होता है, ऊ और ऊ, तो ध्यान रखना है श्रवण दोनों साथ रहते हैं। फिर उसके बाद में पू का मतलब पवर्ग होता है और फिर उसके बाद में उपधमानीय होता है पै और फै। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। सूत्र नंबर 5 है, कह रहा है ऊ पू पदमानीय नाम, ऊ पू पदमानीय नाम, ध्यान रखना है, ऊ पू पदमानीय नाम औष्ठव। इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है, ओष्ठों के द्वारा होता है। अतः कौन से वर्ण कहलाएंगे, औष्ठनीय वर्ण, औष्ठनीय वर्ण कहलाते हैं, औष्ठनीय वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रखना है ऊ पू पदमानीय नाम औष्ठव कि ये सारे वर्ण है वो क्या कहलाएंगे, औष्ठनीय वर्ण कहलाएंगे। यहाँ मैंने कहा था आप लोगों को कि इसको एक साथ लिखो तो लिख सकते हो, तो वो मोष्ठव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है अनुस्वार, और अनुस्वार है तो क्या होगा मैं, और मैं होगा तो उसमें ओ की मात्रा मिलाते ही क्या होगा मोष्ठव। ये वाली बात भी हो जाएगी, ध्यान रखना है। और जब भी अवर्णांत के बाद में अपन किसी की बात करें, अवर्णांत के बाद में किसी की बात करें ओतु औष्ठयो समासे वा, किसी समास के प्रकरण में तो सिंगल मात्रा का भी होता है और वृद्धि वाला भी रूप होता है, औष्ठव भी होता है और ओष्ठव भी होता है। ये वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र की बात करते हैं अपन नंबर 6 की। नंबर 6, नंबर 6 पे बड़ा ही सुंदर सा एक सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 5 वर्गों की बात की, वर्ग पूरे हो गए।
यहाँ एक बार देखना, मेरे साथ उच्चारण कर लेना इसका। य म ng ण ना नाम, नासिका। ये जो नाम नाम शब्द आता है वो पता है आपको, या षष्ठी विभक्ति को प्रयुक्त किया जाता है यहाँ, काके की का जो संबंध होता है वो ही। तो अपन कहते हैं इन वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा? नासिका के द्वारा होगा। और नासिका का मतलब आप खुद ही जानते हो, नाक होता है। आपको जब भी इन वर्णों के बारे में संशय हो कि ये नासिका से होते हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा आप अपनी नासिका को पकड़ करके इन वर्णों का उच्चारण करके देख लेना। ध्वनि परिवर्तित होती है तो 100% क्या होगा, ये नासिका के द्वारा ही उच्चारित होगा। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो, जो भी 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों का जो पंचम वर्ण है वो यहाँ लिखा है, और उसी के लिए कहा गया है कि ये नासिक्य वर्ण है। क्या है? अब देखो व्याख्या में लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं अपन, ये ध्यान रखना है, ये क्या है? ये, इसका उच्चारण होता है ये, नासिक्य है, इसीलिए तो कहा है ये। बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई इसको अण बोलते हैं, लेकिन यहाँ मूल इसका उच्चारण होगा ये, फिर मैं ङ ण न। वर्णों का उच्चारण एक बार समझ लो आप लोग, ये, मैं, ङ ण न। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा, नासिका का मतलब सब जानते हो, नासिका का मतलब नाक होता है। अब नाक से ही होता है जिसके सर्दी जुकाम होगी, इन वर्णों का उच्चारण स्पष्ट नहीं आ सकता है। ध्यान रखना, नाक का खुला रहना भी जरूरी है। ये वाली बात विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको इन वर्णों का उच्चारण करना हो, अपनी नाक को थोड़ा सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, थोड़ा सा दबा के उच्चारण कर लेना, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये वर्ण कौन से हैं। नासिका के द्वारा होता है, अतः इन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। नासिक्य वर्ण कहा जाता है, नासिक्य वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ण, ये 5 वर्ण है, पंचम वर्गों का पांचों वर्गों का पंचम वर्ण है, वो ही नासिक्य वर्ण कहलाता है। अब आप लोगों के साथ एक कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा, ध्यान रखना है। जब भी ये वाले वर्ण वर्गों के साथ आए, किनके साथ? वर्गों के। जैसे सबसे पहले लिखा था मैंने अ कु ह वि सर ज नी या नाम, और फिर कंठ है, यह वाली बात लिखी थी। अब ध्यान रखना है, यहाँ जो ये ग है, अगर इसके साथ वर्ग के साथ रहेगा तो इसका उच्चारण किसके द्वारा होगा? कंठ के द्वारा। और अगर केवल वर्ग से हट करके और फिर पूछा जाए तो इसका उच्चारण होगा किसके द्वारा? नासिका के द्वारा। अतः अपन कह सकते हैं कि ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है, क्योंकि एक कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, तालु हो गया और ओष्ठ हो गया। अब ध्यान रखना है, यहाँ इन सब का नासिका भी तो होता है। माइंड में रखना इस बात को कि ये नासिके वर्ण भी होते हैं, और वर्ग के साथ अपने यथा स्थान पे जो उच्चारण स्थान रखा गया है उनका भी इसके द्वारा होता है। देखो दोबारा उच्चारण कर लेना एक बार, यमंगणना नाम नासिका। कहते हैं य म ङ ण न, इन वर्णों का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, अतः इन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में ध्यान रखना है इस बात का। फिर है नंबर 7 पे, साथ पे ध्यान रखना, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 7 पे है ए दैतो कंठ तालु। उच्चारण करके देख लेना, इसका उच्चारण होता है ए दैतो। यहाँ ए और आई होता है, 2 मात्राएं हैं, तो ध्यान रखना ए तथा आई। कौन कौन सा? ए तथा आई वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ तथा तालु के द्वारा, तालु के द्वारा होता है।
कंठ तथा तालु के द्वारा होता है। ध्यान रखना आप लोगों के सामने है कि ए तथा ऐ वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ और तालु के द्वारा होता है। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। ध्यान रखना है वहाँ व्यंजनों का जो काम चल रहा था अपना वो वहाँ पूरा हो गया 5 वर्गों तक। फिर बात करते हैं अपन ए दयितो कंठ तालु, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर 8। यहाँ ए और ऐ का 2 उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु। ध्यान रखना कंठ और तालु, जैसे य म ग ण न, इनका भी तो 2-2 उच्चारण स्थान है। ये वर्ण काउंटिंग करेंगे कि 2 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट की ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। यहाँ जैसे अपन ने व्याख्या में किया ए तथा ऐ वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ तालु के द्वारा होता है। वैसे ही यहाँ खुद भी देखो, मैंने कहा ओ दौतो, क्या कहा? ओ दौतो। उच्चारण शुद्ध रखना है, ओ तथा औ। कौन कौन से? ओ तथा औ वर्णों का उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ तथा औष्ठ के द्वारा, कंठ तथा औष्ठ के द्वारा होता है, कंठ तथा औष्ठ के द्वारा होता है। ध्यान रखना है जब भी मूवमेंट करे कोई भी पार्ट तो समझ जाना कि उच्चारण स्थान वो ही होता है। ओ तथा औ वर्णों का उच्चारण कंठ और औष्ठ द्वारा होता है, द्वारा होता है। यहाँ देखो दोबारा, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ए तथा ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ तथा औ वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के द्वारा होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना, कंठ और ओष्ठ के द्वारा होती है। अब यहाँ जब अपन बात करते हैं ए ऐ का हो गया, ओ और औ का हो गया, इसके बाद में अपना नेक्स्ट सूत्र चलता है, देखते हैं उसके बारे में। नंबर 9 वकारस्य, वो ही षष्ठी विभक्ति वाला, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब ध्यान रखना है यहाँ वकारस्य दंतोष्ठम। यहाँ जब भी बात करें वकार का मतलब होता है वै का उच्चारण, केवल वै की बात कर रहा हूं। किसकी? केवल वै की, क्योंकि वै के अलावा अपने पास और भी तो थे। स उधर आ गया, ये उधर आ गया, रे उधर आ गया, तो केवल क्या था? वै। और मोस्टली ये प्रश्न बनता है, ज़्यादातर जब भी रीट लेवल में पूछा जाता है तो आज तक तो उदाहरण जो देखने को मिले हैं वो वकारस्य ही का मिला है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बारे में। ये है वकारस्य दंतोष्ठम। वै का उच्चारण दंत और ओष्ठ के द्वारा होता है, दंत तथा ओष्ठ, दंत तथा ओष्ठ। ध्यान रखना है वकारस्य दंतोष्ठम, दंत तथा ओष्ठ, इसके भी 2 ही हैं। ये वाली बात ध्यान रखना है, इसके भी उच्चारण 2 ही है। अब लास्ट में काउंट करेंगे तब पता चलेगा कि कितने हैं जिनके 2-2 है और कितने हैं जिनका सिंगल है। वकारस्य दंतोष्ठम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 की, जिह्वा मूलस्य, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जिह्वा मूल्य कौन से वर्ण होते हैं, और उनका उच्चारण जिह्वा मूल ही होता है। तो ध्यान रखना अर्ध विसर्ग युक्त क और ये जो ख है ये जिह्वा मूल्य है, और इनका उच्चारण भी जिह्वा मूल ही होता है। किसका? क और ख अर्ध विसर्ग युक्त। इसे ही तो जिह्वा मूल्य कहते हैं। अगर प और फ के बीच में लग गया तो वो क्या कहलाएगा? उपदमानीय कहलाएगा। ध्यान रखना है इस बात का, वो कहलाएगा उपदमानीय।
यहाँ जब बात करते हैं अपन वकार से दंतोष्टम, वै का दंतोरोष्ट के द्वारा होता है, और यहाँ जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जो जीवा मूल्य वर्ण होते हैं। अब जीवा मूल्य तो ये रहा, यही तो है अर्धविसर्ग युक्त क और अर्धविसर्ग युक्त ख, ये दोनों ही जीवा मूल्य है और इनका उच्चारण जीवा मूल के द्वारा ही होता है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और लास्ट अपना सूत्र बचता है नंबर 11, नासिका अनुस्वारस्य च, नासिका अनुस्वारस्य च। और जो अनुस्वार होता है, अब अनुस्वार का मतलब जानते हो, किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी हो, वर्ण के ऊपर अगर आगे होगी 2 बिंदियां तो विसर्ग कहलाता है, 1 बिंदी ऊपर होगी तो अनुस्वार कहलाता है। इस अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, नासिका के द्वारा होता है। ध्यान रखना है, अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। अब ध्यान रखना है, पाणिनि ने जो वर्ण विभेद किया था, या सामान्यतः जो वर्ण विभेद है वो जो मोस्टली जो बनने वाले हैं, क्योंकि अयोगवाह वगैरह ज़्यादातर तो क्या होते हैं, सामान्य वर्णमाला में नहीं होते हैं, और बाकी जितने भी दिए हैं यहाँ ध्यान रखना है, सबका यहाँ आ गया है। यहाँ पर अपन ने 11 सूत्रों के माध्यम से 7 उच्चारण स्थान, एक बार फिर से देखो 7 उच्चारण स्थान कौन कौन सा हुआ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। ये 7 उच्चारण हो गए, अपने उच्चारण स्थान हो गए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। पाणिनि का पूछ ले तो और बता देना उरस, और बता देना उरस बस 8वां। सामान्य रूप से ज़्यादातर तो यही पूछता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसी का नाम नहीं जोड़ा जाए तो आपको रखना है सीधा सीधा 7, रखना है सीधा सीधा 7। और अगर उच्चारण स्थानों में विशेष रूप से पाणिनि का नाम दे दे तो ध्यान रखना है, आपको बताना है 8। अब ये तो पूछता नहीं है कि 8वां कौन सा है, केवल संख्या ही पूछता। आज तक का तो जो प्रश्न बना है वो संख्या के ऊपर ही आधारित है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। अब ध्यान रखना, किसी किसी के दिमाग में ये रह जाता है कि 11 सूत्र पढ़े थे तो उच्चारण स्थान भी 11 ही होंगे। नहीं, वो कदापि नहीं होता है, 11 नहीं होता है, क्योंकि जो दोबारा आवृत्ति में आता है वो उसको दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ 11 सूत्रों के माध्यम से 7 उच्चारण स्थान पढ़े हैं और पाणिनि के अनुसार 8वां उरस मैंने बताया है। यही एक छोटी सी बात थी। इसमें एक लॉजिक का प्रश्न और बताता हूं, ऐसे कितने वर्ण हैं जिसके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं? ऐसे कितने वर्ण हैं जिसके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं? 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। देखना यहाँ, जैसे मैंने य म ङ ण, एक तो वर्ग के साथ इनका उच्चारण स्थान और दूसरे वाला नासिका, अतः इनके हो गए ये 5 वर्ण हैं जिनके 2-2 हैं। फिर उसके बाद में ए ऐ का, फिर उसके बाद में ओ औ का, और फिर उसके बाद में वै का। तो 5 वर्ण तो ये हैं, ये 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिलाकर के उन उच्चारण स्थानों में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है। आप खुद ही देखो, ये वाले 5 है, वर्ग के साथ अलग होता है और नासिका के साथ अलग होता है। फिर यहाँ ये 2-2 के साथ और हैं अपने 5 वर्ण, और कुल मिलाकर के टोटल वर्ण हो गए 10। यही थे अपने उच्चारण स्थानों के बारे में छोटी सी सारगर्भित बात थी। शायद आप लोग समझ चुके हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद।